गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आज हम देखेंगे गुप्तकाल। गुप्तकाल को फ्रेंड्स भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाता है। जिस प्रकार स्वर्ण की महत्ता है धातुओं में, स्वर्ण एक प्रमुख स्थान रखता है, उसकी उपयोगिता है, उसकी विशिष्टता है, उसी प्रकार भारतीय इतिहास के जो विभिन्न काल हैं, विभिन्न राजवंशों ने भारतीय इतिहास में शासन किया है। तो जो गुप्त काल है, जो गुप्तों का शासन है, वो विशिष्टता रखता है सभी क्षेत्रों में। तो इस कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो विशिष्टता किन किन क्षेत्रों में रखता है फ्रेंड्स? जैसे कि जो इसमें सम्राट हुए, काफ़ी महान सम्राट इसमें हुए, इसमें कुछ पॉइंट इसमें बनाए जा सकते हैं कि भाई इसको स्वर्ण काल क्यों कहा जा रहा है। तो सम्राटों की उपस्थिति रही, काफ़ी महान सम्राटों की रही, और एक साम्राज्यवादी सम्राट इसमें रहे जो सर्वाधिक विस्तार के लिए जाने जाते हैं। तो वो थे समुद्रगुप्त, जिन्हें भारत का नेपोलियन भी इसी कारण कहा जाता है। और गुप्तों के काल में सर्वाधिक जो विस्तार किया ये समुद्रगुप्त ने किया था साम्राज्य का। और स्कंदगुप्त, जिन्होंने हूणों को परास्त किया था, स्कंदगुप्त जिन्होंने हूणों को परास्त किया। तो फ्रेंड्स, जो गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जा रहा है तो भारत गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। इसे भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार, जो संस्कृत का प्रचार प्रसार, क्योंकि साम्राज्य विस्तार हुआ तो प्रचार प्रसार भी ज़्यादा हुआ। साम्राज्य बढ़ा तो जो अगर साम्राज्य छोटा होता तो संकुचित क्षेत्र में रहता, तो इसका विस्तार हुआ। और धार्मिक सहिष्णुता का वही समय था। वल्लभी में जो द्वितीय जैन संगति हुई थी, गुप्त काल में ही हुई थी। आर्थिक समृद्धि, जो फाहियान के जो वक्तव्य हैं, फाहियान आए थे हमारे चाइना से, चीन से चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। तो उनके जो वक्तव्य हैं वो कहते हैं कि भाई यहाँ तो जानवरों का तक क्रय विक्रय नहीं होता था इतना, और कोई किसी पर अत्याचार नहीं करता था, प्राणदंड किसी को नहीं दिया जाता था। यहाँ तक कि उनके वक्तव्य है कि लहसुन प्याज तक कोई यहाँ सेवन नहीं करता था। आर्थिक समृद्धि शासन व्यवस्था की स्थापना काल के रूप में जाना जाता है। मूर्तिकला के क्षेत्र में देखें तो गुप्त काल में भरूच, अमरावती, सांची, मथुरा कला की मूर्तियों में कुषाणकालीन प्रतिकूल तथा प्रारंभिक मध्ययुगीन के अच्छे संश्लेषण तथा जीवंत श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। मूर्तिकला भी यहाँ काफ़ी विकसित हुई। और फ्रेंड्स, जो मूर्तिकला के साथ साथ मंदिरों का जो निर्माण माना जाता है, इसी काल से माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। और भरूच, अमरावती, सांची में ये जो है गुप्त काल से संबंधित मथुरा कला की मूर्तियाँ पाई जाती हैं। स्थापत्य के क्षेत्र में अगर देखा जाए, स्थापत्य से मतलब होता है कि जिस चीज़ की स्थापना की गई। देवगढ़ का दशावतार मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर, सांची की उत्कृष्ट स्तूप का निर्माण। अब चित्रकला के क्षेत्र में देखें तो फ्रेंड्स, अजंता, एलोरा तथा बाघ की गुफाएं में की गई चित्रकारी, फ्रेस्को चित्रकारी के उदाहरण है। साहित्य के क्षेत्र में एक और कालिदास ने मेघदूत, ऋतु संहार, अभिज्ञान शाकुंतल की रचना की। तो दूसरी ओर नाटक तथा कविता लेखन में नए युग की शुरुआत हुई। फ्रेंड्स, जो पंचतंत्र है, पंचतंत्र का भी विष्णु शर्मा द्वारा यहीं पर निर्माण किया गया है, रचना की गई पंचतंत्र की। तो इस प्रकार साहित्य के क्षेत्र में काफ़ी उत्कृष्टता इस काल में देखी गई।
और जो कालिदास थे फ्रेंड्स, ये प्रेम प्रसंगों पर आधारित रचनाएं अधिकतर किया करते थे, और जो समुद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक थे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में आर्यभट्ट ने जहाँ एक और पृथ्वी की त्रिज्या की गणना की, पृथ्वी की त्रिज्या की गणना की थी फ्रेंड्स आर्यभट्ट ने। तो यानी कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भी यह कार्य काफी उत्कृष्ट था। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में सूर्य केंद्रित ब्रह्मांड का सिद्धांत दिया। सूर्य केंद्र में है, ये भी आर्यभट्ट ने बताया। ये भी गुप्त काल से संबंधित है। दूसरी ओर ब्राह्मण ने चंद्र कैलेंडर की शुरुआत की। ब्राह्मण ने चंद्र कैलेंडर की, बराह मिहिर ने चंद्र कैलेंडर की शुरुआत की। ये मिहिर से मतलब सूरज होता है फ्रेंड्स। इस तरीके से रिलेट करते हुए सभी तथ्यों को समझते हुए हमने पढ़ना है। सूर्य का जो पर्यायवाची शब्द है मिहिर है। हालांकि यहाँ पर तो पूरा एक नाम है ब्राह्मण। तो चंद्र कैलेंडर का जो निर्माण किया गया वो ब्राह्मण के द्वारा किया गया। तो गुप्त काल को जो भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल माना जा रहा है या कहा जा रहा है, वो यहाँ पर प्रासंगिक और सही सिद्ध होता है, क्योंकि सम्राट इसमें जो है उत्कृष्ट हैं। समुद्रगुप्त हैं महान, जिनने साम्राज्य का विस्तार किया, काफ़ी विस्तार किया। सर्वाधिक गुप्त काल में जो विस्तार किया इन्होंने किया, और इसी कारण इनको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और स्कंदगुप्त जो ऐसे पहले एशिया के सम्राट हुए, राजा हुए, जिन्होंने हुणों को परास्त किया। और चंद्रगुप्त जो समुद्रगुप्त के पुत्र थे, वो ऐसे सम्राट थे जिन्होंने शकों को परास्त किया और शक हुकूमत प्रारंभ किया। ठीक है फ्रेंड्स। और इसी प्रकार विज्ञान और प्रौद्योगिकी में आप देख सकते हैं आर्यभट्ट ने पृथ्वी की त्रिज्या बताई और सूर्य केंद्रित सिद्धांत दिया, यानी कि ये बताया कि केंद्र में सूर्य है और पृथ्वी और अन्य ग्रह उसके चारों ओर घूमते हैं। ठीक है। विज्ञान प्रौद्योगिकी में भी आपको हमें जो है उत्कृष्टता देखने को मिल रही है। और तीसरा है जो सुख शांति, जो फायान जो आए थे, फायान आए थे समुद्रगुप्त द्वितीय के समय में। तो ये बताते हैं कि भाई यहाँ न किसी को भी प्राण दंड नहीं दिया जाता है, मृत्यु दंड नहीं दिया जाता है, और क्रय विक्रय जानवरों का तक या पशुओं तक क्रय विक्रय नहीं होता। लोग लहसुन प्याज तक यहाँ सेवन नहीं करते हैं या खाते हैं। तो ये हमको देखा गया है कि इस वक्तव्य से सिद्ध होता है कि यहाँ पर सुख शांति और हिंसात्मक गतिविधियाँ अधिक नहीं थी। ठीक है फ्रेंड्स। और ये खुद भी कहते हैं कि मैं कहीं तो गया, मुझे कहीं लूटा नहीं। ये अपने वृत्तांत में ही लिखते हैं फायान। ठीक है फ्रेंड्स। मूर्तिकला में भी फ्रेंड्स यहाँ जो गुप्त काल में भरूच, अमरावती, सांची, मथुरा कला की मूर्तियाँ कुषाणकालीन प्रतीकों तथा प्रारंभिक मध्यकालीन युग की जो नग्नता के मध्य अच्छे संश्लेषण इसमें देखे गए और जीवंतता का श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत करती हैं यहाँ की मूर्तियाँ भी। स्थापत्य के क्षेत्र में देखें फ्रेंड्स, देवलगढ़ का दशावतार मंदिर, देवलगढ़ का दशावतार मंदिर। ठीक है फ्रेंड्स। देवलगढ़ का दशावतार मंदिर। ठीक है। भूमरा का शिव मंदिर, सांची की उत्कृष्ट स्तूप का निर्माण हुआ। चित्रकला के क्षेत्र में अजंता, एलोरा तथा बाघ की गुफाओं में की गई चित्रकारी, फ्रेस्को चित्रकारी प्रस्तुत कला के उदाहरण हैं। साहित्य के क्षेत्र में एक और कालिदास ने मेघदूत, ऋतु संहार, विज्ञान शाकुंतल की रचना की। दूसरी ओर नाटक तथा कविता लेखन में नए युग की शुरुआत हुई, जैसे कि विष्णु शर्मा ने यहाँ को पंचतंत्र की रचना की। ऐसे अनेक यहाँ को उत्कृष्ट साहित्य रचे गए।
और कालिदास को फ्रेंड्स भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है, क्योंकि प्रेम प्रसंगों पर इनने अधिक रचनाएं की हैं। और ये भी जो समुद्रगुप्त हैं उनके पुत्र जो थे चंद्रगुप्त द्वितीय, उसके उनके जो नवरत्नों में से एक थे। ठीक है फ्रेंड्स। और विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उत्कृष्टता आप देख सकते हैं कि जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में क्या उत्कृष्टता प्राप्त की थी फ्रेंड ने, विज्ञान प्रौद्योगिकी जो आर्यभट्ट ने जो बताया कि भाई सूर्य केंद्रित सिद्धांत दिया, पृथ्वी की त्रिज्या बताई, और धन्वंतरि ने चिकित्सा के क्षेत्र में काफ़ी उत्कृष्ट कार्य किए, राजवेद के पद पर वो थे, और वो भी समुद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक थे। इस प्रकार गुप्त काल में विज्ञान प्रौद्योगिकी से लेकर साहित्य, स्थापत्य, मूर्तिकला के क्षेत्र में नए प्रतिमानों की स्थापना की गई, जिससे यह काल भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। जिस प्रकार समाज के विभिन्न क्षेत्र में उत्कृष्टता इस युग ने प्राप्त करी, उससे यह कहा जा सकता है कि यह जो था युग था भारतीय काल का स्वर्ण युग था। तो इसमें उत्कृष्टता क्या रही, क्योंकि व्यक्ति जो है सभी व्यक्तियों की देन है, चाहे वो सम्राट थे, चाहे वो गणित और विज्ञान से संबंधित व्यक्ति थे, चाहे वो ये आपके मूर्तिकला या स्थापत्य कला से संबंधित व्यक्ति थे। तो इन्हीं व्यक्तियों का जो यहाँ को एक मिलन हुआ, एक संकलन हुआ, संयोगवश आप कह सकते हैं, या किसी अन्य परिस्थितियों से, तो इस युग को एक स्वर्ण युग बनाने में, स्वर्ण युग बनाने या स्वर्ण युग कहने में, स्वर्ण युग कहने में कोई हर्ज नहीं है, अर्थात इस युग को स्वर्ण युग कहा जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि जिस प्रकार स्वर्ण की एक पुनः हम देख लेते हैं कि क्यों स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि स्वर्ण युग जिस प्रकार सोने की महत्ता धातुओं में है, एक विशिष्टता है, एक उसकी उपयोगिता है, एक उसका महत्व है, धातुओं में एक पृथक महत्व है, और एक उसका मूल्य है, विशिष्ट मूल्य है, और सर्वाधिक मूल्य है धातु में। तो उसी प्रकार भारतीय इतिहास में जो विभिन्न राजवंशों ने राज किया, लेकिन जो गुप्त काल है उसमें विभिन्न व्यक्तियों के, विभिन्न क्षेत्र संबंधित व्यक्तियों के उपस्थिति के कारण, चाहे संयोगवश रही या किसी अन्य कारण रही, विभिन्न व्यक्तियों की इस अवधि में उपस्थिति रही, जिन्होंने समाज के और ज्ञान विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्ति करी, ज्ञानार्जन किया, और समाज को उसके ज्ञान से उस ज्ञान से परिचित कराया और समाज को लाभान्वित किया। तो ये जो काल अवधि है गुप्त काल भारतीय इतिहास का, इसे स्वर्ण युग इतना महत्वपूर्ण बना दिया कि सभी युगों में सोने की जैसी इसकी महत्ता होगी। जिसके सम्राट समुद्रगुप्त, उनके पुत्र स्कंदगुप्त और कुमारगुप्त द्वारा जो है समुद्रगुप्त के ने क्षमा कीजिए चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र कुमारगुप्त द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। नालंदा जो विश्व का प्रथम ऐसा विश्वविद्यालय है जहाँ हॉस्टल व्यवस्था थी, जहाँ छात्र रह सकते थे। ठीक है। और हालांकि जो प्रथम विश्वविद्यालय है विश्व का, वो वर्तमान पाकिस्तान में है, तक्षशिला, जो मौर्य काल में काफ़ी प्रसिद्ध विद्यालय था। लेकिन जो नालंदा विश्वविद्यालय था, कुमारगुप्त प्रथम ने इसकी स्थापना की, समुद्रगुप्त के पुत्र, नहीं क्षमा कीजिए, चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र थे कुमारगुप्त प्रथम, और यहाँ रहने की व्यवस्था थी छात्रों की। तो ये पहला ऐसा विद्यालय था जहाँ हॉस्टल सुविधा थी विश्व में। ठीक है ना। इस प्रकार की उत्कृष्टता लाई, इस प्रकार के व्यक्ति, इस प्रकार के राजा उस काल में थे। और कालिदास, जिसे भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, उन्हें प्रेम प्रसंगों से संबंधित कई रचनाएं की, उत्कृष्ट रचनाएं की, और हूणों को
परास्त करने वाले एशिया के प्रथम जो थे वो थे स्कंदगुप्त, वो भी गुप्त काल से संबंधित थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक एक हमारी समझ यहाँ पर बन गई है कि क्यों गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जा रहा है। व्यापार और आर्थिक क्षेत्र में, व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में भी उत्कृष्टता इस काल में आई, क्योंकि फाहियान यहाँ पर कहने सुख शांति थी, उन्होंने अपने भ्रमण के दौरान कहा है। तो सुख शांति थी तो आदमी, और विस्तार भी था साम्राज्य का, तो आर्थिक संपन्नता आएगी और व्यापार में भी वृद्धि होगी, निश्चित है। ठीक है फ्रेंड्स, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भी उत्कृष्टता इस क्षेत्र में इस काल में पाई गई। तो एक हमारी समझ इसमें बन गई है कि क्यों स्वर्ण युग क्या कहा जा रहा है गुप्त काल को। और इससे संबंधित जो भी तथ्य होंगे मैं आगे आपको प्रेजेंट करूँगा, जो आवश्यक होंगे अगर भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग गुप्त काल को कहा जा रहा है, इसको सिद्ध करने के लिए और एक समझ डेवलप करने के लिए आज का एक वीडियो इसके लिए पर्याप्त है। ठीक है फ्रेंड्स, कि क्यों गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जा रहा है या स्वर्ण काल कहा जा रहा है। 3 मई फ्रेंच प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, कि जो प्रेस है, पत्रकारिता के क्षेत्र के लोग हैं, जो विभिन्न जो चौथा स्तंभ कहा जाता है समाज का, जो क्या क्या गतिविधियां हमारे देश में चल रही हैं, हमारे समाज में चल रही हैं, उनको उजागर करते हैं, और क्या नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उसके संबंध में अपने विचार प्रस्तुत करते हैं और विचारों का कलेक्शन करके उनको प्रसारित करते हैं। तो प्रस्तुत, और इस कार्य में जो भी व्यक्ति जो इससे संबंधित है, पत्रकारिता से, पत्रकार जो व्यक्ति हैं जो इस कार्य को करते हैं, जो अपनी किन्हीं कारणों से जान गंवा बैठते हैं, जान को जोखिम में डालते हैं और जान को गंवा बैठते हैं, तो उनकी याद में जो है प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। क्योंकि क्यों जान गंवा बैठते हैं, क्योंकि इसमें विभिन्न अपराधों की वो जो है स्पष्ट करते हैं, क्यों हुआ, किसके द्वारा किया गया और क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इन चीज़ों को स्पष्ट करते हैं। तो कई बार जान जो है उनकी जोखिम में पड़ जाती है और कहीं को अपनी जान गंवानी पड़ती है। तो उन्हीं की याद में 3 मई को प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और 3 मई को, प्रत्येक मई के फ्रेंड्स तीसरे पहले शनिवार को, क्षमा कीजिए, पहले मंगलवार को जो है अस्थमा दिवस भी मनाया जाता है। इस बार ये 3 मई अस्थमा दिवस भी मनाया जाएगा, क्योंकि 3 मई को पड़ रहा है पहला मंगलवार, मई का मंगलवार, मई का पहला मंगलवार अस्थमा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अस्थमा जो कि एक फसल से संबंधित विकार है। और फ्रेंड्स 2 मई को एक विशिष्ट मछली है ट्यूना, उसके संरक्षण से संबंधित दिवस मनाया जाता है। 2016 से दिवस मनाया जाता है, क्योंकि ये मछली जो है विलुप्ति के कगार पर है। ट्यूना मछली के संबंध में दिवस मनाया जाता है। ट्यूना क्योंकि विलुप्ति के कगार पर मछली है, तो 2 मई को दिवस मनाया जाता है 2016 से। 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ये तैर सकती है फ्रेंड्स। और अन्य मछलियों के तुलना में, अन्य मछलियों की तुलना में इसकी जो मांसपेशियाँ होती है गुलाबी रंग की, लाल या गुलाबी रंग की होती है। ठीक है फ्रेंड्स, ट्यूना मछली से संबंधित दिवस 2 मई को। और 1 मई को आप जानते हैं कि जो है मजदूर दिवस मनाया जाता है 1 मई को। और 1 मई को ही फ्रेंड्स 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र का जन्म हुआ, 1 मई 1960 को। तो इसी प्रकार हमें सभी तथ्यों को देखना है, अवेयर रहना है अपनी प्रिपरेशन के लिए,
और एक आवश्यक गहराई से सभी तथ्यों को हमने अपने मस्तिष्क में बैठाना है। ठीक है फ्रेंड्स। तो कुछ रीजनिंग और मैथ्स के कुछ समझ लीजिए, कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन भी देख लेते हैं फ्रेंड्स। इस प्रकार के रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आपको फेस करने होंगे फ्रेंड्स परीक्षाओं में। 1, 2, 4, 7, 11 एंड 16 है। तो अब क्या यहाँ पर कोई संख्या आएगी? तो फ्रेंड्स पहले तो हम इसमें देखने के कुछ ही पहलू होते हैं, मैं कई बार वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि देखेंगे किस ये स्क्वायर तो नहीं है, ये जो अलग अलग अंक दिए गए हैं स्क्वायर तो नहीं है, ये है स्क्वायर, ये स्क्वायर है लेकिन आगे स्क्वायर नहीं, ये क्यूब तो नहीं है, ये स्क्वायर में से कोई पर्टिकुलर सब अंक घटा के तो नहीं आ रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स। और एक और इसमें तथ्य देखने को हमें मिलता है या देखना हमें पड़ता है, वो है कि इनका गैप क्या है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ को 1 + 1 किया गया है, यहाँ +2 किया गया है, यहाँ +3 किया गया है, यहाँ 7 और 4 +4 किया गया है, यहाँ +5। ये देखिए फ्रेंड्स, इसका हम एक तरीका ये भी है कि गैप क्या गैप आ रहा है, क्या गैप में कोई क्रम है या गैप में कोई एक ही संख्या है, कॉमन संख्या तो नहीं है। तो यहाँ पर गैप में हमें क्रम दिख रहा है 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि क्रम से इसमें वृद्धि होती जा रही है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि हमने एक ये भी पहलू देखना है कि इसका गैप हमने निकाल लेना है, और गैप निकलते ही हमें स्पष्ट हो जाएगा कि अगर गैप में कुछ विशिष्टता है। तो यहाँ पर क्रम चल रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा फ्रेंड, +6 हो जाएगा। तो ये यहाँ पर 22 यहाँ पर को संख्या आएगी। ठीक है फ्रेंड्स।